नैरोबी के सेंटर में ना एक टावर है KICC टावर। इस जगह के ऊपर आप टॉप पे आ जाते हो तो आपको पूरा सिटी नज़र आता है। बस तो जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको थोड़ा बैकवर्ड समझा जाता है, बट कीनिया इज़ नॉट अ बैकवर्ड कंट्री। तो अगर आप इसके कैपिटल नैरोबी में हो फिर तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आप अफ्रीका में हो। डिलीशियस फूड, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कुछ म्यूजियम बनाए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने सारी अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व की हुई है। और वैसे भी कीनिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन अफ्रीका, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आज का पूरा दिन मेरे पास है नैरोबी घूमने के लिए। वो नैरोबी नहीं जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में दिखाया था, बट एक्चुअल नैरोबी। अच्छा, पूरे ईस्ट अफ्रीका में ना ये बाइक का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। मतलब जो ईजीएस्ट ट्रांसपोर्ट है ना वो ये बाइक ही है। एक तो काफ़ी इजीली अगर ट्रैफिक जाम वगैरह हो तो आप जल्दी पहुंच जाते हो। सस्ती भी काफ़ी है। मतलब टैक्सी मेरे से 260 मांग रही थी, बता रही थी ऊबर पे, और इसकी 120 थे। तो ये आप ऊबर ऐप से ही बुक कर सकते हो, इनकी अपनी ऐप भी है। बहरहाल दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू मूव अराउंड द सिटी। मैं वन waffle and then a cappuccino, probably you have it. Yes. Hot. Okay. Dark roast or medium? Sorry? With the dark roast or medium? मीडियम, थैंक यू। और वैसे मैं भी आया हूँ कनेक्ट कॉफ़ी, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि इनका काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव अगर आप यहाँ का लोकल प्राइस देखें, लेकिन स्टैंडर्ड इनका अच्छा लग रहा है। अभी आएगा तो बाकी की तफसील आपको फिर बताता हूँ। थैंक यू। मैंने पूछा नहीं इनसे, वैसे ही हाफ मंगवाना चाहिए था। दूसरा आपको मैं ये बता रहा था कि शाम को मैंने यहाँ से युगांडा चले जाना है। शाम को मैंने 7:30 बजे की बस बुक की हुई है। तो बस के ज़रिए तकरीबन 12 से 14 घंटे का रास्ता है युगांडा तक। वहाँ पर जिंजा सिटी है, उस सिटी में मैंने जाना है सबसे पहले, वो मेरा स्टॉप है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा एडवेंचर मेरे लिए ये होगा कि अफ्रीका में आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो विद द बस। और दूसरा ये कि लोगों ने भी बड़ा मना किया था कि रात को ट्रैवल नहीं करना, लेकिन यहाँ मैंने जिससे भी पूछा वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी है, कोई इशू नहीं है, सारी दुनिया ट्रैवल करती है। तो मेरे लिए थोड़ा था ये इजी इसलिए था कि मेरा पूरा एक दिन बच जाएगा, बजाय कि कल सुबह मैं निकलूँ और सारा दिन मैं अपना बस में गुजारूँ। तो उससे अच्छा ये है कि अगर रातों रात मैं यहाँ से युगांडा पहुँच जाऊँ तो मेरा एक पूरा दिन सेव हो रहा था। तो इसलिए मैंने रात की बस बुक कर ली। अब नाश्ता हो गया। अब यहाँ से जो अगला स्टॉप है ना वो है, कौन सा म्यूज़ियम है यहाँ पे ना, कीनिया का नेशनल म्यूज़ियम, और उसके साथ एक पार्क भी है, स्नेक पार्क। ये दो चीज़ें थी लिस्ट में, अब उस तरफ जा रहा हूँ। That's all. Is it heavy? This market still exists somewhere or? I'm not sure, unless they do a research on that. Okay, Kusumu market. Yeah, but that's where the people used to have the barter trade, exchange of goods for goods. या अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी सी हिस्ट्री इन्होंने स्लेवरी की भी बताई है, क्योंकि कीनिया में भी काफ़ी ज़्यादा स्लेव्स की जो ट्रेड थी काफ़ी होती थी। ये बता रहे हैं कि जो अरब के लोग थे वो यहाँ पे आते थे, यहाँ से स्लेव वगैरह ख़रीदते और बेचते थे। और ये वही बंदा है जिसका मैंने आपको ज़ांज़ीबार में चर्च दिखाया था, जिसने यहाँ पे आकर स्लेवरी के बारे में काफ़ी आवाज़ उठाई थी, और इसकी वजह से यहाँ पर स्लेवरी बंद हुई थी। इसने अवेयरनेस दी थी कि स्लेवरी को बंद कर देना चाहिए। तो उसकी सारी हिस्ट्री उन्होंने बताई है कि कीनिया में भी ये जब स्लेव को लेके आते थे तो यहाँ पे कोई केव्स थी, उन स्लेव्स को उस केव में बंद किया जाता था, और यहाँ से एक्चुअली वो स्लेव्स को फिर ज़ांज़ीबार लेके जाते थे, क्योंकि ज़ांज़ीबार में सबसे बड़ी मार्केट थी स्लेव्स की।
तो ये सारी उनकी हिस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। When now the British came to Kenya, and that was in the year 1895. 1895 Yes. जो उस टाइम जो यहाँ के डिफरेंट ट्राइब्स के लोग थे, मसाई और बाकी, उन्होंने जो फिर साइन किए थे, मतलब उनके भी ये अंगूठों के निशान है। इसमें ज़्यादातर उनका यही था कि यहाँ पे जो शेर वगैरह, जो वाइल्ड एनिमल्स जिनको ज़्यादा प्रीशियस समझा जाता है, तो वो यहाँ से लेके जा सकते हैं यूके वाले, या जो भी गवर्नमेंट उस वक्त, जो भी लोग इस एरिया पे हुक्मरानी कर रहे थे। Oh, you're from India? I'm not. I'm from Pakistan. अच्छा, अभी जो हिस्ट्री है ना इंडियंस की कीनिया में, उसका थोड़ा अहवाल ये है कि किसी ज़माने में ना 1920 के करीब कहीं पे ना ये एक रेल बिल्ड करना चाहते थे, जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त, कीनिया से युगांडा। लेकिन जहाँ के लोकल लोग थे ना, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो उसके अगेंस्ट थे कि हमने ये रेल बिल्ड नहीं होने देनी, क्योंकि उस टाइम ये स्लेव्स को आगे पीछे लेके जाना उनके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आल्दो कि गवर्नमेंट का कहना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना ये था कि हम ये सारा कुछ ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, कि जो सामान लेके आने जाने के लिए। लेकिन लोग जो इस चीज़ से अवेयर थे, अगर ये रेल बन गई तो जो स्लेव्स की मूवमेंट है ना वो और भी तेज़ हो जाएगी, तो लोगों ने रजिस्ट किया था रेल बनाने से। लेकिन उस टाइम जो फिर ब्रिटिश थे ना, उन्होंने इंडिया से बहुत से लोग यहाँ पे लेके आए थे ताकि वो ये रेल बना सकें। और जब इंडियन लोग यहाँ पे आए ना, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं थे यहाँ के एनवायरनमेंट के, यहाँ के माहौल के, तो बहुत से लोग इन जो यहाँ पे जो वाइल्ड जानवर हैं, यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं, उनके हाथ मारे भी गए। लेकिन एट द एंड एटलीस्ट वो जो रेल थी वो पूरी हो गई, और बाद में उसके ज़रिए ट्रेडिंग भी शुरू हो गई। Missionaries through the colonial government, because they now felt that our culture and traditions were so behind, and that's when they brought the Westerners. जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे ना, तो ये कुछ लोग हैं जो उस वक्त मतलब सरदार होते थे अपने कबीलों के, तो इनमें से एक ये वाला बंदा और एक ये वाला बंदा, इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया था ब्रिटिश के साथ कि वो टेक ओवर कर सकते हैं मुल्क का। इनको ये था कि उनके आने की वजह से ये भी थोड़े पावर में आ जाएंगे। आल्दो कि ये भी और ये मसाई कबीला से इनका भी तल्लक था, लेकिन इन्होंने एग्री नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि ये अपनी आज़ादी चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये बंदा चाहता था कि शायद मैं हुक्मरान बन जाऊँ पूरे मसाई कबीले का, तो जिसकी वजह से इसने एग्रीमेंट साइन कर लिया था। और जो ये फिर वापस इन्होंने तंजानिया वाली साइड पे मूवमेंट अपनी कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड वार 1 का भी थोड़ा सा इन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है कि क्योंकि जो पहली वर्ल्ड वार थी उसमें ब्रिटिश क्योंकि लड़ाई कर रहे थे, तो यहाँ के जो लोग थे उनको लड़ाई के लिए तो नहीं, लेकिन उनको यूज़ करते थे कि वो खाना इनके लिए लेके जाएँ, या ट्रांसपोर्ट जो इस तरह के काम थे, या असला एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को उस वक्त असला चलाना नहीं आता था, ना ही ब्रिटिश ने उनको इतना ट्रेन किया था, तो सिर्फ उनको यूज़ किया जाता था अपनी चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये उस वक्त सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर उन्हीं की एक कॉलोनी थी कीनिया उस वक्त। तो मेरे ख्याल 1963 में फिर कीनिया आज़ाद हुआ, जिसके बाद फिर ब्रिटिश यहाँ से निकले। 16 years and above, you are required for you to have this metal container around your neck. They named it the Kipande system. No, this will remove now. Okay. So we had some of the social cultural changes that happened at that time, where different hospitals. जो ये ब्रिटिश उनके स्कूल और ये जो यहाँ के लोकल लोग थे उनके स्कूल, मतलब यहाँ पे 2-3 डिफरेंट सिस्टम उस वक्त चल रहे थे। I thought that era ended. No. Okay. It's not very official, but this is what happening. Yeah, of course. Yeah, so also this now, the theme of independence, people are now free to move from one place to another. So that was the old Kenya Airways, and that's the current one. और ये उनके कुछ औजार हैं, अगर आपको याद हो तो इनमें से कोई एक औजार पकड़ के मैंने अपनी थोड़ा सा हाथ भी काटा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फेक है। मैं डायरेक्ट अपने हाथ पे ट्राई कर रहा था। हिसाब ला लो मेरे अकल दी। ये भी ट्राइब में हमने देखा था कि ये साउंड क्रिएट करने के लिए डिफरेंट सिग्नल्स बाकी लोगों को देने के लिए ये वाला औजार यूज़ होता था। बाकी ओवरऑल ये चीज़ें म्यूज़िक के लिए भी हैं, जो उनका जो म्यूज़िक, उनका काइंड ऑफ म्यूज़िक इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ कल्चर। तो ये उनके जो एरा था, उनके उस दौर की कुछ चीज़ें यहाँ पे म्यूज़िक के रखी हुई हैं उन्होंने, और ये छोटे मोटे बाकी औजार हैं। वैसे मसाई लोगों के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि वो बगैर वेपन के बाहर नहीं निकलते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली जानवरों से।
और ये नेज़े हैं जिससे ये शेरों को मारते होते थे पहले। मतलब 13 से 16 साल का जब बच्चा होता था ना, उसको भेज देते कि जा अभी शेर मार के ले आ। फिर वो शेर मार के ले आता था तो फिर उसकी शादी कर देते थे। फिर उसको समझाया जाता था कि अच्छा ये अडल्ट हो गया। बच्चे बड़े क्यूट हैं इनके। तो जा भी जाता हूँ ना, ये देखो मेरे पास आ खड़े होते हैं, मैं तो देखने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाय। मज़ा आ रहा है उनको। I'm from Pakistan. अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन ये है, मतलब यहाँ के जो रिसर्च, यहाँ के जो अदारों की रिसर्च है, उसके मुताबिक जो इंसान है वो इन बंदरों या ये जो बड़े गुरिल्लाज होते हैं उनसे इंसान बना है ऐसा ऐसा रेवोल्यूशन के साथ। और उसके सबूत के तौर पर उन्होंने ये डिफरेंट किस्म की यहाँ पे इंसान के जो स्केलेटन्स, तो खोपड़ियाँ वो रखी हुई हैं, उनकी डिफरेंट शेप है। उस शेप से उन्होंने 7 तस्वीरें भी बनाई हैं, अंदाज़ा लगाया हुआ है कि इस दौर में जो ये वाली खोपड़ी हमें मिली है, ये जो इंसान की है वो इस तरह का इंसान होता होगा। ये सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। तो जो इंसान की रेवोल्यूशन है बंदर से इंसान बनने तक, वो सारा यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। जिस चीज़ की समझ नहीं आई कि फुटबॉलर है उसके साथ ये खोपड़ी क्यों रखी है इन्होंने। अच्छा, जो मेरी गाइड थी ना, काफ़ी अच्छा उसने गाइड किया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। तो जाते हुए मुझे कहती है कि वो सामने स्नैक बाग है जहाँ पे इन्होंने सांप रखे हुए हैं, तो वो जाके देख लो, एंड आई होप समबडी विल फीड यू टू द स्नैक्स। मैं कहा हैं, उसके कहने का मतलब ये था कि कोई बंदा तुम्हें हेल्प करेगा, तुम सांपों को खुद खाना खिला सको। मैं चलो जाके देखते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट आई कैन फीड स्नैक्स? Maybe petting. You want to pet? Pet is okay, but I also want to feed. It's okay, we don't allow. No? Yeah. I can pay to the, if possible. No? Okay. So If if you want to pet, they can. they will help. Okay. फैड तो उन बेचारों को क्या ही करना है, वो चूहा फिर रहा है, उसको भी कुछ नहीं कह रहा ये। ऑलरेडी में लगता है खाना खा के सोया हुआ है। हाँ, दिस इज ब्यूटीफुल, द ग्रीन वन। मेरा बहुत दिल करता है एक पेट रखने को ना, सांप, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे डिओन कर देना। तो कुछ हो रही है। दिस इज बिग स्नेक। Hapo mbele tunatembea tusiweke jamu. Tuna watu nyuma yetu. अच्छा, ये कोई lizards, turtles। ओ, इतना लंबा सांप नहीं, दो है। बाकी इस म्यूज़ियम के साथ एक छोटा सा इन्होंने स्नेक बग उसको कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सांप रखे हुए हैं, कुछ टर्टल्स भी हैं खूबसूरत से, क्रोकोडाइल्स। लेकिन ये मेरे लिए तो बड़ा इतना इंटरेस्टिंग नहीं थे, इसलिए आई एम जस्ट आउट क्विकली। लेकिन ये है कि म्यूज़ियम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने रखी हुई है, काफ़ी अपनी हिस्ट्री बताई है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ट्राइबल सिस्टम से लेके फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर वर्ल्ड वार में उनका सारा कुछ, जिस तरह भी इन्होंने फ़ाइट की है, उनकी आज़ादी तक, जो भी हाईलाइट्स थी ना, जो भी हाईलाइट्स थी वो सारी म्यूज़ियम के अंदर इन्होंने रखी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स रियली वर्थ, अगर नैरोबी में है ये म्यूज़ियम विज़िट कर लेना चाहिए। आपको बहुत सी हिस्ट्री का पता चलेगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको कीनिया की मिलेगी। हाय, लेट्स गो।
इतना रश है, सारे लोग ऊपर जाने वाले हैं इस टावर पे। ये ना वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग है, 27 फ्लोर है इसके टोटल। तो यहाँ से ना आपको पूरा नैरोबी सिटी नज़र आता है। तो आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, यहाँ से एटलीस्ट आपको सिटी का अच्छा अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अभी ना मैं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ इन नैरोबी। नैरोबी में एक बिल्डिंग है KICC, विच इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन नैरोबी। यहाँ से आपको तकरीबन पूरा सिटी नज़र आता है। तो यहाँ से बड़ा अच्छा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअली जो एक हमने सोचा होता है ना अफ्रीका के बारे में कि ज़रा बैकवर्ड काइंड ऑफ सिटीज़ होंगे इनके या कंट्री, उस तरह की बात नैरोबी में एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी ग्रोइंग सिटी है, आपको बिल्डिंग से नज़र आ ही रहा है कि काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है इस सिटी की। जो सबसे इंप्रेसिव चीज़ थी यहाँ पे ये थी कि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है ना, ओरेकल, PwC, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी कंपनीज़, उनके ऑफिस वगैरह भी कीनिया में मूव हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी ये इंटरनेशनल कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं इस एरिया में। लेकिन वैसे देखा जाए जो ईस्ट अफ्रीका में ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, उनमें सब में से ज़्यादा मेरे ख्याल से कीनिया की जो करेंसी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे ज़्यादा ग्रो कीनिया ही कर रहा है। क्योंकि अगर अपनी करेंसी कंपेयर करो तो तंजानिया के आपको 3000 मिलते हैं 1 यूरो के, युगांडा में 4000 मिलते हैं और यहाँ पे कीनिया में आपको 150 मिलता है। तो इसकी करेंसी एक्चुअली काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इट्स रियली ग्रोइंग कंट्री। सिटी से आपको अंदाज़ा इन बिल्डिंग से हो ही रहा होगा। अब लग गया काफ़ी भूख, खाना खाना है कहीं से। मैंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखा हुआ था जहाँ से क्रोकोडाइल मिलता है, मतलब बड़ा मशहूर है नैरोबी में रेस्टोरेंट। ये तो मैंने थोड़ी रिसर्च किया है कि वो हलाल नहीं होता, इसलिए मैंने स्किप कर दिया कि ऐसा चक्कर ना होता था। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि क्रोकोडाइल का गोश्त कैसा होता है, बट आई हैव टू स्किप दिस टाइम। देखते हैं और क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए इस एरिया में। यहाँ से तो क्या कमाल की स्मेल आ रही है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मैंने देखा हुआ है जिसकी तरफ एक्चुअली मैं जा रहा हूँ। सब खाना खा लें, भूख भी थोड़ी ज़्यादा लगी होना तो स्मेल वैसे भी ज़्यादा आती है। बाकी जो मेरे को पता, लेकिन जो सिजलिंग बीफ लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर इससे पूछता हूँ कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, जो अगर ख़ास चीज़ इनकी है तो वो मंगवा सकते हैं, अगर ना हुई तो फिर सिजलिंग बीफ ही चलेगा। अच्छा, इधर भी है मेन मील्स, लैम्ब चॉप्स, बाकी सारी बातें एक साइड पे। लेकिन जो कीनिया के खाने हैं ना, उन्होंने डिसपॉइंट नहीं किया। कोई एक टाइम का खाना भी ऐसा नहीं था जो बंदा कहे कि यार ये मज़ा नहीं आया खाने का। अब तक के सारे खाने एक दूसरे से बेहतर, अमेजिंग। बहरहाल अभी काफ़ी सिटी देख लिया है और मेरी बस का टाइम भी होने वाला है। सो नाउ गोइंग बैक टू माई होटल, जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अभी 2-3 घंटे हैं, फिर सामान उठा के चेकआउट करके फिर मैंने यहीं पे आना है, क्योंकि मेरी बस इसी सेंटर से यहीं से कहीं से जानी है, करीब ही कहीं होगा एरिया यहाँ पे। तो फिर अगला एडवेंचर शुरू होगा। तो ये सामने बस है ना, इसको कहते हैं मटाटू। मतलब इसका एक ना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। मैंने भी सोचा हुआ था कि इसमें सफ़र करूँगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन ये है कि ना रिम शिम चेंज किए होते हैं, ये ऊपर लाइटें शाइटें लगा के ऊपर इस तरह की तस्वीरें वगैरह बनाई होती हैं। अंदर फुल हार्ड म्यूज़िक चल रहा है, TV शीवी चल रहा है। तो है ये लोकल बस, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर जाने के लिए। और इनके बारे में ये भी मशहूर है कि बड़ी औंतरी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, तो अंदर तरह संभल के बैठना पड़ता है। मैंने भी सोचा होता है इस पर ट्रैवल करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं ज़्यादातर फिर बाइक पे ही घूम रहा हूँ।
ओके ये जी बस स्टॉप मार्श बस वालों का। ये बस नैरोबी से चलती है कंपाला तक, मतलब जो युगांडा का कैपिटल। लेकिन मैं रास्ते में उतर जाना जिंजा सिटी है, वहाँ पे वहाँ मेरे कुछ प्लान हैं। गुड, थैंक यू। नो शुक्रन, नो थैंक यू। Weka hapo hapo. Atapita huyo, wewe weka tairi kwa bonnet katikati. Kama kondakta vile, weka hapo.